गुप्ता जुड़े हुए। संजय जी, एक और बड़ा झटका आपको लग गया है यहाँ पर। राहुल नार्वेकर ने सीधे तौर पर अब मान्यता दे दी है विधायक दल के नेता के तौर पर एकनाथ शिंदे को, और उसी के साथ साथ गोगावले को चीफ विप बना दिया गया। अब तो कुछ नहीं बचा है। पर संजय जी, जवाब देने से पहले कौन सी शिवसेना से हैं, उद्धव वाली से या शिंदे वाली से फिलहाल आप? देखिए, इस विषय में तो अभी फैसला किया जाना है, मगर कुछ चीजें कानून के अनुसार होती हैं, और कानून के अनुसार अगर हम बात करें तो विधायक विधानसभा में किसी भी तरह का फैसला ले सकते हैं। विधानसभा में लिए गए फैसले एकदम अलग होते हैं और पार्टी के द्वारा लिए गए फैसले एकदम अलग होते हैं। तो जो फैसला विधानसभा में लिया गया है उस मामले को पार्टी किस रूप से देखती है, किस रूप से नहीं देखती है, ये अलग चीज है। तो इन दोनों चीजों को मिक्स नहीं किया जा सकता। तो जो अभी ये हो रहा है इसमें बहुत से अभी कानूनी दाव पेच होने बाकी है, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो जिसके विषय में अभी कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। हर्षवर्धन जी, बड़ा साफगोई से बताने से अभी इनकार कर दिया है कि कौन से वाली शिवसेना से हैं, क्योंकि इंतजार कर रहे हैं कानूनी दावपेच खत्म हो जाए, उसके बाद तय करेंगे कि शिंदे गुट के साथ खड़ा होना है उनको या उद्धव ठाकरे गुट के साथ खड़ा होना है। लेकिन हर्षवर्धन जी, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अभी कम से कम इस शय और मात के खेल में अपर हैंड बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट का दिखाई पड़ रहा है। सरकार तो आज बन जाएगी, लेकिन असली लड़ाई तो पार्टी की है। देखिए, मुझे लगता है कि संजय गुप्ता जी को शुभकामनाएं सबसे पहले हम लोगों को देना चाहिए, क्योंकि उनके जैसे लोगों के लिए बड़ा संकट है। अब वो टीवी की बहस में आते हैं तो पहले उनसे आप पूछ लेते हैं कि किस वाले समूह से होगा, ये बताओ। तो संजय जी तो कह ही रहे हैं, संजय जी साफ साफ बताते हैं कि भाई हिंदुत्व वाली शिवसेना शिवसेना है। और आज की जो स्थिति है उसके बाद जो नोटिस जारी हो रहा है विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय से, मेरे ख्याल से जारी हो गया होगा या होने वाला होगा, तो 16 विधायकों की अयोग्यता का मसला है। इसमें आदित्य ठाकरे भी शामिल हैं। और अगर ये 16 विधायक अयोग्य हो जाते हैं तो शिवसेना के लिए, उद्धव समूह के लिए एक अच्छा अवसर होगा कि वो सड़क पर लड़ाई लड़ें और खुद को साबित करें। क्योंकि विधानसभा में बिना किसी बहस के 164 विधायकों के समर्थन से जब राहुल नार्वेकर विधानसभा अध्यक्ष हो गए तो फिलहाल अब कोई गुंजाइश बचती नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, जो शिवसेना के साथ जो सबसे बड़ी ताकत शरद पवार की थी, वो शरद पवार भले ही अपनी नाक बचाने के लिए या खींच जो है वो सामने ना आए, उसको दिखाने ना दिखे, इसके लिए वो कहें कि ये सरकार भी 6 महीने में गिर जाएगी, लेकिन उनके अति विश्वस्त पुराने शिव सैनिक छगन भुजबल जब कह देते हैं कि विश्वनाथन आनंद भी चेस नहीं खेलना चाहते हैं अमित शाह के साथ, क्योंकि एक ही चाल में मात हो जाती। तो इस तरह से समझिए कि दरअसल पूरी महाविकास अघाड़ी का मनोबल बहुत गिरा हुआ है। सरकार तो गिर ही गई है, मनोबल इतना गिरा है कि न वो सदन में न सदन से बाहर भाजपा और शिवसेना से लड़ने की स्थिति में। पर हर्षवर्धन जी, शायद वैसा ही मनोबल गिरा होगा जैसा मनोबल उस वक्त 80 घंटे की सरकार बनाकर जब बाहर निकले थे देवेंद्र फडणवीस, कुछ समय के लिए झटका उनको भी बड़ा लगा था। और ये जो चेस वाला खेल है, ये बात बिल्कुल सही है। अमित शाह ने अपने चेस के खेल में कम से कम देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार दोनों को चित जरूर कर दिया है। तो अपनी तरफ भी उन्होंने खेला है और दूसरी तरफ भी खेला है। लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है बरखा। बिल्कुल, एनसीपी दरअसल अब इस खौफ में है कि कहीं 5 विधायक उसके जो हैं वो ना पहुंचे। स्पीकर के चुनाव के दौरान भी देखिए एमएलए जो है वो नहीं पहुंचे थे। सभी 5 विधायकों ने निजी कारणों का हवाला दिया था। अनिल देशमुख और नवाब मलिक तो देखिए पहले से जेल में है, और अब ये 5 विधायक और नहीं पहुंचते हैं तो मुश्किलें वैसे ही बहुत ज्यादा है, कुछ आसान होती नजर नहीं आती हैं। अब 5 विधायक जो हैं वो निजी परेशानियों का हवाला यहां पर दे रहे हैं। शिवानी हमारे साथ जुड़ी हुई है। शिवानी, अब एनसीपी को यह भी डर सता रहा है कि 5 विधायक जो हैं वो और आज नहीं पहुंचेंगे, मुश्किलें और बढ़ती हुई। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर आपको बता दें कि जो दत्तात्रेय भर्रे हैं एनसीपी के एमएलए, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि आज वो फ्लोर टेस्ट पर नहीं आएंगे। कुछ दिन पहले उनकी माता जी की मृत्यु हो गई थी, इस रीजन को उन्होंने दिया है। इसके अलावा जो कल जो है टोटल 7 ऐसे एमएलए थे जो एनसीपी के नहीं आए। हालांकि उसमें नवाब मलिक और अनिल देशमुख ऑलरेडी जेल में है, लेकिन अन्य जो 5 है वो ना कल स्पीकर के चुनाव में आए और ना ही आज फ्लोर टेस्ट में आने की उनकी उम्मीद है, जिसके चलते कहीं ना कहीं एनसीपी में इस बात का खतरा है कि ये वो लोग ना हो जाए जो कि पार्टी से बगावत
कर दें, क्योंकि लिस्टिंग जब तैयार की जा रही है कि कौन किसे वोट देगा तो उसमें ये 5 लोग शामिल नहीं हो रहे हैं। सीधे सीधे तौर पर जो मुश्किलें हैं वो एनसीपी की ही आगे बढ़ेंगी। खास तौर पर बात यह है कि इसमें से एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अब्रॉड जा चुके हैं, एक ऐसे हैं जो गांव में हैं। बाकी 3 ने भी यही बात कही है स्पीकर के आगे, पार्टी के आगे, कि उनके पर्सनल रीजंस के चलते वो नहीं आ पाएंगे। और यद्यपि ये ऐसा वक्त है जहां पे पार्टी को एक-एक एमएलए, एक-एक काउंटिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है, और अगर उसमें भी नहीं आ रहे हैं लोग तो कहीं ना कहीं इसे बगावत के रूप में देखा जा रहा है, जिसका नुकसान कहीं ना कहीं एनसीपी को होगा। और जैसे हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि इससे मनोबल भी और गिरता है। संख्या बल में अगर बहुत कांटे की टक्कर रहे, आसपास आप रहे, तो तब भी एक बार उम्मीद लगती है, आपके खुद के लोगों को उम्मीद लगती है कि सरकार पलट सकती है, कुछ खेल हो सकता है। अगर बिल्कुल ही साफ, बिल्कुल ही हालात चित रहेंगे तो बहुत मुश्किल होती है। मैं एक छोटा सा सवाल, शिवानी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप शिवानी को अंदर असेंबली में जाना है, वहां पे पूरी प्रोसीडिंग शुरू होने वाली है। मैं फटाफट एक बार हेमंत देसाई जी के पास भी चलते हैं। हेमंत देसाई जी, शरद पवार ने ये जो बात कही है कि सरकार भी 6 महीने चलने वाली है, उसमें अगर इसको बाहर से थोड़ा देखा जाए तो एक देवेंद्र फडणवीस हैं जो शायद बीजेपी शामिल होकर ताकत तो ज्यादा दे रही है इस सरकार को, लेकिन क्योंकि अभी पूरी तरीके से इस खेल को बंद ना माना जाए, अभी सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत कुछ होना है, उसका भी एक संकेत वहां पर जाएगा जिस तरफ भी फैसला जाता है। और साथ ही साथ क्या अभी भी उठापटक, गुणा गणित किसी तरफ भी बढ़ने घटने का गुंजाइश बची है महाराष्ट्र में? मुझे इतनी गुंजाइश है ऐसा लगता नहीं। शरद पवार जी ने जो कहा मिड टर्म पोल्स होने की संभावना है, उसका कारण उन्होंने ये बताया कि जब मंत्रिमंडल की रचना होगी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की, तो कई मंत्रियों का नंबर नहीं आएगा, तो वो नाराज हो जाएंगे और बाद में कुछ भी हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन मेन रीजन उनका कहने का मतलब यह है कि एनसीपी को लोगों में जाके काम करना चाहिए कि इलेक्शंस कभी भी हो सकते हैं। इतना ही उनका आर्गुमेंट है, इसके और कुछ उसमें मतलब है ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन ये बात है कि कल जो अध्यक्ष का चुनाव हुआ उसमें सिर्फ एनसीपी के नहीं, 2 कांग्रेस के भी विधायक नहीं थे। उनमें प्रणीति शिंदे, सुशील कुमार शिंदे जी की डॉटर, और जितेन अंतापुरकर, वो 2 नहीं थे। और एमआईएम और सपा के 2 विधायक, एमआईएम का 1, उन्होंने न्यूट्रल पोजीशन ली। तो ये भी बहुत चिंता का विषय है। महाआघाड़ी में जो कोऑर्डिनेशन चाहिए वो भी नहीं है, और पार्टी में डिसिप्लिन भी बिल्कुल नहीं है। और ये कांग्रेस और एनसीपी के बहुत सारे एमएलए विधायक ऐसे हैं कि उनका पूरा सत्ता अगर नहीं होती तो वो काम नहीं कर सकते। जैसे बीजेपी का है वैसा उनका बिल्कुल नहीं है। उनको फाइट करने की बिल्कुल आदत ही नहीं है। लास्ट टाइम भी जब देवेंद्र फडणवीस जी की गवर्नमेंट थी तब कांग्रेस और एनसीपी का परफॉर्मेंस बहुत पुअर था एज एन ऑपोजिशन पार्टी। मतलब लड़ाई की इच्छा ही नहीं है। मैं संजय गुप्ता जी बताने से पहले हर्षवर्धन जी, ये एक बड़ा अहम बात है, क्योंकि सबको शुरुआत में लग रहा था कि कांग्रेस जो है वो एक वीक लिंक होने वाली है, अगर फूट होगी तो कांग्रेस में होगी, कम से कम अभी तक तो बचा के रखा हुआ है। लेकिन अगर अब देखा जाए तो आगे जो भी नाराज विधायक है, जिनको 2.5 साल में, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे एनसीपी के हों, जिनको कुछ भी तवज्जो नहीं मिली या मंत्री पद नहीं मिले, उनका अब खतरा कम से कम होगा कि वो भी अगर इस तरफ चले गए तो और मजबूती मिलेगी इस गठबंधन को, और जो विपक्ष है वो और कमजोर होता जाएगा 2024 से पहले। देखिए अंकित जी, सबसे पहले तो ये कि जब ये बात बार बार हम लोग टीवी की चर्चा में कहते हैं कि विपक्ष कमजोर होता जाएगा, सर एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। संजय राउत इस वक्त बातचीत कर रहे हैं मीडिया से, जरा सुनवा देते हैं आपको। तब रखा था कि 2.5 साल आप मुख्यमंत्री, हम जो आपने एग्रीमेंट किया था हमसे पॉलिटिकल, उसके मुताबिक हम करेंगे। तब हमने हमारा मुख्यमंत्री होने नहीं दिया। लेकिन आप क्या है, ये खेल समझ लीजिए। तो आपको पार्टी को तोड़ना ही था, पार्टी को कमज़ोर करना था। लेकिन कोई भी पार्टी इस प्रकार से कमज़ोर नहीं होती। हमारी पार्टी का ऑक्सीजन सत्ता नहीं है, पावर नहीं है कि पावर है, सत्ता है इसलिए पार्टी है, ऐसा नहीं है। पार्टी है इसलिए सत्ता आती है, पावर आती है। पार्टी में लोग आते हैं चले जाते हैं, ये हर पार्टी का एक कार्यक्रम हमेशा चलता है, करेक्ट। हमारे लोग भी चले गए हैं, लेकिन ये सब लोग चुनकर कैसे आएंगे वापस? ये तो शिवसेना के नाम से हमारे लोगों के मेहनत से चुनकर आए थे। और अब कोई प्रलोभन है,
कोई दबाव है एजेंसी का तो चले गए। ये टेम्पररी अरेंजमेंट्स, लेकिन हमारी पार्टी फिर एक बार खड़ी, ख़त्म नहीं होगी, फिर एक बार हम काम शुरू करेंगे, गांव-गांव में जाएंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। लेकिन गांव-गांव में फिरना मुश्किल है ये लोगों का जो छोड़कर चले गए। इसीलिए तो जिस तरह से मुंबई में उतरे, अपने आप को शेर समझते थे ये लोग पहले जब शिवसेना में थे। हम शेर है शिवसेना के, लेकिन कसाब को भी इतनी सिक्योरिटी कभी नहीं थी। उतनी सिक्योरिटी देकर लगभग आर्मी को ही बुलाया था मुंबई में उनकी सुरक्षा के लिए। जब मुंबई में उतरे, जब गुवाहाटी में थे, आपने देखा होगा किस तरह से घेराबंदी की थी। किस बात का डर है आपको? आपका मन भी आपको सता रहा है कि आपने बहुत बड़ा अपराध किया है और आपको लोगों से भी भय है। इतना ही मैं कहूँगा। देखिए, विश्वास, हमारे लोगों के ऊपर हमने कभी अविश्वास नहीं जताया। ये हमारे लोग हैं, हमारे साथ ही रहेंगे, हमारे साथ इतने सालों से बैठे हैं, पार्टी के साथ जुड़े हैं। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है राजनीति में हमारे लिए, लेकिन वो अब नहीं रही है। उसके बाद विश्वास टूट चुका है। संजय राउत को यहाँ पर आपने सुना, जमकर निशाना शिंदे गुट पर साधा, तमाम बातें कही हैं। इस पर जवाब देखिए संजय गुप्ता जी, आपसे मैं लेना चाहूंगी, लेकिन हर्षवर्धन जी पहले आप अपनी बात प्लीज कंप्लीट कीजिए। देखिए, जो सवाल आप लोगों ने पूछा था, अंकित ने पूछा, अभी आप पूछ रही हैं, उसका जवाब देने की जरूरत ही नहीं रह गई। संजय राउत की भाषा, उनका कराहता हुआ स्वर, रुदन भाव दिख रहा है ना। ये संजय राउत तो बोलते थे तो उखाड़ दिया, किसी को कुछ भी कर देंगे, निकल के दिखाओ, गुवाहाटी नहीं चौपाटी। मुझे लगता है कि अगर शिवसेना उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इन दोनों ने कुछ किया नहीं है, देखिए राजनीति में पका पकाया सब मिल गया था, अगर उन्हें खुद को साबित करना, और मेरा ये मानना है कि कोई भी पार्टी कभी भी खड़ी हो सकती है अगर उसके नेता तय कर, पहला काम उनको करना चाहिए कि संजय राउत के ऊपर गैग ऑर्डर लगाना चाहिए। कम से कम 6 महीने के लिए इनकी बोलती बंद करनी चाहिए। अगर सचमुच जो है उनको कहिए कि आपको अखबार दिया हुआ है, जो लिखना है सामना में लिखिए, क्योंकि जो शिवसेना के विधायक गए हैं वो सबसे ज्यादा इससे नाराज हैं, क्योंकि उनको शायद उद्धव ठाकरे से इतनी नाराजगी नहीं होती, आदित्य का भी वो अपमान झेल लेते, लेकिन अब संजय राउत भी बताने लगे कि कैसे कौन शिवसैनिक काम करेगा, वो भी उन शिवसैनिकों को जो जमीन पर शिवसेना की ताकत बनकर उस दौर में भी खड़े रहे जब भारतीय जनता पार्टी शिवसेना से लड़ रही थी, जब शरद पवार शिवसेना को कमजोर कर रहे थे। बिल्कुल, और हर्षवर्धन जी, ये बात आप इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं, और ये जो शिंदे गुट के विधायक थे उनकी ओर से स्पष्ट रूप से कहा गया था कि ये जो दूरी बढ़ाई गई है ये सिर्फ और सिर्फ संजय राउत की ओर से बढ़ाई गई है। संजय गुप्ता जी, ये बताइए, अब संजय राउत ये कह रहे हैं कि सत्ता इसलिए पार्टी नहीं है, पार्टी है इसलिए सत्ता होती है। सर, अब तो पार्टी भी नहीं बची है, सत्ता से तो आप जा ही रहे हैं, पार्टी बचाना सबसे बड़ी चुनौती आप लोगों के लिए हो गई है। आपने जो कहा कि पार्टी नहीं बची है, यहाँ थोड़ी सी गफलत है। जो जवाब मैंने पहले दिया उसी को थोड़ा सा और ब्रीफ कर देता हूँ। 2 बातें हैं। पहला ये कि सरकार, शिंदे गुट ने जिस तरह से सरकार से बाहर आने के लिए जो स्टेप उठाया कि एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन से बाहर आना चाहिए, इस बात का समर्थन हर कोई करता है, मैं भी करता हूँ। उस सरकार से बाहर आना हमारे लिए बहुत जरूरी था। और हिंदुत्व की बात अगर हम करते हैं तो शिवसेना, तो कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन किस बात का, तो गठबंधन से बाहर आने के लिए जो भी स्टेप उठाया गया उस चीज का समर्थन हर कोई करता है। मगर जिस तरह से पार्टी पर दावा ठोकने की बात की जा रही है, पार्टी पर दावा ठोकना ये विधायकों का काम नहीं होता। पार्टी पर दावा ठोकना ये फाउंडर मेंबरों का काम होता है। पार्टी पर दावा जिस तरह से ठोका जा रहा है, इसका समर्थन मुझे नहीं लगता कि हमारी पार्टी में शिव सैनिक करेंगे या हमारे नेता करेंगे। सरकार गिराना ना गिराना ये विधायकों का काम है, हम इस चीज का समर्थन करते हैं। सरकार गिरा दी, बात खत्म हो गई, और सरकार बना ली, बात ठीक हो गई। एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन टूटना चाहिए था, ठीक है, बिल्कुल सही है। मगर जिस तरह से पार्टी पर दावा ठोकने की बात की जा रही है, इसको समर्थन नहीं किया जा सकता। वो तो अब तय होगा, इलेक्शन कमीशन को तय करना है। जब भी कोई वहां पर तीर कमान का जो आपका धनुष बाण का जो आपका पार्टी सिंबल है उसके लिए कोई भी पहुंचेगा, शिंदे गुट वहां जाएगा तो तय करेगा इलेक्शन कमीशन किसके हाथ में पार्टी है। लेकिन बिल्कुल सही बात है कि पार्टी को अगर आपको अपने कब्जे में करना है तो उसकी सारी इकाइयों में, उसके एमपीज में, उसके पदाधिकारियों में, सब में आपको मेजॉरिटी चाहिए होगी अगर आप चाहते हैं कि
कि पार्टी आपके हाथ में आए। लेकिन हेमंत जी, कुल मिलाकर शिवसेना के लिए या उद्धव ठाकरे वाले गुट वाली शिवसेना के लिए शायद अब वो समय आ गया है जब उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को खुद को जमीन पर उतरना पड़ेगा। बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं। अगर बीएमसी के चुनाव में इन दोनों गुटों की जो पूरी जोर आजमाइश होगी, जो उसमें ऊपर निकल कर आएगा, उद्धव ठाकरे के लिए या एकनाथ शिंदे के लिए दावा उतना ही आसान हो जाएगा पार्टी पे पूरी तरह से अपना एकाधिकार जमाने का। डेफिनेटली मुंबई, पूना और नासिक, थाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉरपोरेशन इलेक्शंस है। मुंबई और थाना में शिवसेना बहुत पावरफुल थी पहले से, कई सालों से। थाना तो एकनाथ शिंदे जी का गढ़ है, गढ़ माना जाता है। अभी थाना में तो ताकत शिवसेना की बहुत कम हो गई है, मुंबई में भी कम हो गई है। लास्ट टाइम बीजेपी और शिवसेना में सिर्फ दो का डिफरेंस था। मतलब शिवसेना वाज 84 एंड बीजेपी वाज 82। और उस वक्त दोनों एक ही अगाड़ी में थे, इसलिए ऑपोजिशन पार्टी, ऑपोजिशन लीडर की पोजीशन बीजेपी ने नहीं ली, क्योंकि कोई टेंशन नहीं हो इसलिए। अभी ऐसा लगता है मुझे कि जिला प्रमुखों की आज बैठक उद्धव जी ने बुलाई है। अभी हर दिन उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन उद्धव जी को मतलब साथ देने वाले बहुत थोड़े लोग हैं, जनाधार वाले लोग बहुत कम है उनमें। जैसे अरविंद सावंत इज अ वेरी गुड एमपी और वो बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन संजय राउत जैसे जो लीडर है वो अभी हर्षवर्धन जी ने बताया कि नुकसान ज्यादा कर रहे हैं। पहले वो एसेट है, अभी ही हैज बिकम अ लायबिलिटी फॉर द पार्टी। लेकिन जमीन पर पकड़ भी नहीं है। राज्यसभा से आते हैं, जमीन पर पकड़ भी उतनी नहीं है। सर एक सेकंड आपके पास वापस आ रहा हूं। जैसे कि आप कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे के लिए जो उनके पक्ष में लोग हैं वो कम होते जा रहे हैं, उसी में एक और कड़ी जुड़ गई है। फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव ठाकरे गुट को एक और झटका लगा है। शिवसेना से एक और विधायक एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। संतोष बांगर एकनाथ शिंदे गुट में शामिल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। एक और बड़ा झटका फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले लगा है। शिवसेना के विधायक है संतोष बांगर, जो अब शिंदे गुट में चले गए। और इसी बात का डर सता रहा था कि ये जो बागी विधायक, जिनको बागी शिंदे गुट यहां पर कह रहा है, उन विधायकों ने भी अगर उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ना शुरू कर दिया तो फिर क्या स्थिति यहां पर रह जाएगी। हर्षवर्धन जी, ये इस बात की चर्चा कल भी हमने की थी। आप यही कह रहे थे कि ये जो बचे हुए विधायक हैं, अब इनको लेकर शिवसेना के मन में सवाल होंगे कि जैसे ही फ्लोर टेस्ट पर हम आते हैं, एक के बाद एक ये भी ना चिटकते हुए चले जाएं, और वो सिलसिला शुरू हो गया एक तरह से। हर्षवर्धन जी, देखिए बरखा, ये बड़ा स्वाभाविक है, और अगर इसको हम इस तरह से देखें तो ये जो विधायक हैं उनके लिए ये खतरा अब है कि कहीं अगर उनको विधानसभा के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया तो वो जिसको कहते हैं ना कि न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। और कमाल की बात यह है कि ये बचे वो विधायक हैं जो मंत्री भी नहीं है, जिनको 2.5 साल की सरकार में भी कोई ऐसा कुछ नहीं मिला है जिसको लेकर वो बहुत ज्यादा कहें कि नहीं अच्छा ये दे दिया था हमें उद्धव ने। मुझे लगता है कि इसी वजह से अभी एक की खबर आई है, दूसरे लोग भी तय करेंगे। और मैं तो इसको लेकर बार बार कह रहा हूं, पिछले 2 दिनों से कह रहा हूं कि क्या आदित्य ठाकरे विधानसभा से इस्तीफा देंगे, त्यागपत्र देंगे, या फिर अयोग्य ठहराए जाएं। क्योंकि देखिए उद्धव ठाकरे ने एमएलसी से इस्तीफा दे दिया, और मेरा ये मानना है कि अगर उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को लगता है उनके अंदर जरा सा भी साहस बचा है तो पार्टी वो खड़ी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए बयानबाजी छोड़कर सड़क पर उतरना पड़ेगा, शिवसैनिक के घर जाना पड़ेगा, जहां शिवसेना के लोग परेशान थे कि आप उनके साथ खड़े हो गए जो सावरकर को गाली देते हैं, आप उनके साथ खड़े हो गए जो औरंगजेब की समाधि पर जाते हैं, आप उनके साथ खड़े हो गए जो 12 बम धमाके हुए थे, 13वां मस्जिद बंदर शरद पवार ने जोड़ दिया। तो ये बातें उनके दिमाग से जा नहीं रही हैं। जो बाला साहब ने उनको सिखाया था वो उनको बहुत अच्छे से याद है। अब जाकर उद्धव और आदित्य बता पाए कि भाई हमसे गलती हुई, हम फिर से लौट रहे हैं उसी रास्ते पे, या उद्धव आदित्य कहें कि नहीं नहीं हम तो सोनिया जी और शरद पवार की जो राजनीति है उसी पर आगे बढ़ेंगे। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है जिससे बाहर निकलना होगा। भ्रम से भी बाहर निकलना होगा। लेकिन एक बात बिल्कुल सत्य है कि अब लड़ाई जो है, जैसे पहले बार बार धमकी में कहा जाता था कि लड़ाई जो है वो सड़क पर होगी। संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय जी, एक एक करके और लोग भी खिसकते जा रहे हैं, मतलब ऐसा ना हो कि फ्लोर टेस्ट के बाद तक आप भी खड़े होकर कहें कि मैं भी शिंदे गुट को समर्थन देता हूं पूरी तरीके से। देखिए, जैसे हर्षवर्धन जी ने जो सवाल उठाए, इनके सवाल उठाना लाजमी है। ये इस तरह के सवाल शिवसेना पर कभी भी नहीं उठे थे जिस तरह के सवाल
इस दौरान उठे। तो ये एक हार्ड कोर हिंदुत्व पर हमारी शिवसेना जो थी, उससे एक तरह से हम भटके कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन करके। तो ये सवाल जो उठे हैं और ये सवाल जो हर्षवर्धन जी ने लगाए हैं, इसका जवाब बिल्कुल हमें देना ही पड़ेगा और ये सवाल हमारे पास आएंगे ही। तो इन सवालों के लिए जो स्टेप एक नाथ शिंदे जी ने जो उठाया, उसका हम समर्थन करते हैं कि इस तरह के सवाल हमारी पार्टी पर जो उठे थे वो नहीं उठने चाहिए थे और इस तरह का काम जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तो उस मामले में एक नाथ शिंदे जी का समर्थन किया जाता है, मगर पार्टी पर जिस तरह से वो काम कर रहे हैं उसका समर्थन, मतलब आप अब कहीं ना कहीं समर्थन में तो शिंदे गुट के उतर ही आए हैं। देखिए संजय जी, अभी आपकी बातों से ये तो स्पष्ट यहाँ पर हो ही रहा है, मतलब एक तरह से हम ये मान लें कि शिंदे गुट के समर्थन में आप उतर आए, भले ही यहाँ पर सरकार बनाने के लिहाज से क्यों ना हो। पार्टी की बात चलिए आप सेकेंडरी कर लीजिएगा। संजय जी, मैं इस बात से सहमति रखता हूं कि एक नाथ शिंदे जी ने जिस कारण से एक नाथ शिंदे जी ने अलग किया अपने आप को और कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन तोड़ करके बीजेपी के साथ जो सरकार बनाई, इसका हम समर्थन करते हैं, मगर पार्टी के खिलाफ जिस तरह से वो काम कर रहे हैं उसका मैं समर्थन नहीं करता। ठीक है हेमंत जी, मैं थोड़ा आपसे समझना चाहता हूं, महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत बारीकी से आप देखते हैं। उद्धव ठाकरे और जो शिवसेना को, मैं जब अभी कुछ दिन पहले मुंबई में था, वहां पर बार बार लोग आके ये बात कह रहे थे कि शिवसेना थोड़ी अलग पार्टी है, बहुत इमोशनल पार्टी है, ठाकरे परिवार से लगाव बहुत ज्यादा है लोगों को। तो क्या अभी थोड़ी जल्दी होगी ये कहना कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के लिए जो राजनीतिक राह है वो आगे बिल्कुल खत्म होती जा रही है, बहुत कम होती जा रही है, उनके लिए जगह जो है वो बहुत मुश्किल होगी, कहीं ना कहीं राज ठाकरे की तरह बिल्कुल ओब्लिवियन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं उस तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर जो शिव सैनिक हैं उनका जो लगाव है ठाकरे परिवार से वो अभी भी इतना है कि एक बार फिर से उनको लड़ाई करने की ताकत देगा? डेफिनेटली अभी बिल्कुल खत्म नहीं हुई शिवसेना पार्टी। ओरिजिनल जो शिवसेना पार्टी है, इमोशनल तो नाता बहुत है। मैंने पहले भी जिक्र किया था पहले एक प्रोग्राम में कि 2 बार बाला साहेब जी ने भी रिजाइन किया था, क्योंकि उनको भी कॉर्पोरेशन इलेक्शंस में बहुत सक्सेस बिल्कुल नहीं मिला था। तो रेसिग्नेशन के बाद बहुत सारे हजारों शिव सैनिक उनके घर पे आए और उनको बोला कि इस्तीफा मत दीजिए। दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ। तो ये इमोशनल पार्टी और इमोशनल ही मुद्दे लेते हैं। जो इमोशन अभी उद्धव ठाकरे जी के जो इमोशनल स्पीचेस थी वो फेसबुक लाइव करते थे कि वो बोलते थे कि मैं आपका फैमिली का हेड हूँ, एक फैमिली का ही आदमी हूँ, ऐसा आपने मुझे ट्रीट किया है। और महिलाओं में उनकी बहुत पॉपुलैरिटी ज्यादा है उद्धव जी। इसके पहले बाला साहब जी के समय ऐसा होता था कि शिवसेना की, कई साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, कि शिवसेना की अगर मीटिंग होती थी तो दुकानें बंद हो जाती थी, क्योंकि शिव सैनिक बाहर आके कुछ भी करते थे। थोड़ी जब शिवसेना पावर में आ गई तो ये कम हो गया, लेकिन वैलेंटाइंस डे जब होता था तो शॉप्स पे अटैक करते थे। आदित्य जी ने ये सारा बंद किया। अभी बहुत कम लीडर्स ऐसे हैं जो उनका जमीन के लीडर है, जैसे दिवाकर रावते जी है या सुभाष देसाई भी बहुत पॉपुलर लीडर है गोरेगांव में, मुंबई लीडर्स है उनके पास। उन्होंने कुछ भी किया नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। और रूरल महाराष्ट्र में भी उद्धव जी ने जाके बहुत सारी मीटिंग्स किए हैं, बहुत सारे मतलब पावर के, शुगर के वर्कर्स के प्रॉब्लम्स उन्होंने बहुत लिए और वो बहुत पॉपुलर हुए। फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न महाराष्ट्र में उद्धव जी बहुत पॉपुलर है। तो ऐसी बात नहीं कि उनका कोई ये नहीं है, लेकिन सर भले ही जितना काम किया गया उसको लेकर दावा किया गया हो, लेकिन स्थिति बहुत विपरीत यहाँ पर समझ में आई है और इसी वजह से शायद अभी इस परिस्थिति में आकर शिवसेना खड़ी हो गई है। हर्षवर्धन जी, जब हम शिवसेना की बात कर रहे हैं, बाला साहब की बात कर रहे हैं, तो खुद उद्धव ठाकरे ने यह कहा था कि बाला साहब की शिवसेना और अभी की शिवसेना बिल्कुल एक समान है। सर, मौजूदा परिस्थिति में आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? अगर वाकई में वही शिवसेना होती तो अपने विचारों की विपरीत वाली पार्टियों के साथ क्या गठबंधन कर लेती? क्या आगे क्या कुछ होगा इसे नहीं भाप पाती? देखिए बरखा, राजनीति में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टीवी पर बैठे हुए एंकर या हम पत्रकार, विश्लेषक, ये लोग किसी पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। हम लोग कुछ भी कहें कि शिवसेना हिंदुत्व से हट गई है या नहीं हटी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कहां पड़ता है?
फर्क पड़ता है जिनकी वजह से पार्टी खड़ी होती है, यानी वो कैडर, वो कार्यकर्ता, और शिवसेना के संदर्भ में कहें तो वो शाखा जाने वाला शिवसैनिक जो आंख मूंद कर भरोसा करता था, उसका भरोसा टूट गया। और मैं ये कहूंगा, क्योंकि हेमंत जी बहुत नजदीकी से देखते हैं, बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, वो बहुत सी चीजें भावनात्मक तौर पर जुड़ाव भी होगा बताते हैं, लेकिन कोई भी भावना, उसकी बुनियाद जो है ना, बहुत से तथ्य होते हैं। उन तथ्यों के आधार पर भावनाएं खड़ी होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए अभी जिसको राहुल गांधी को लेकर एक वीडियो चला दिया गया, वायनाड में उन्होंने एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने उनके कार्यालय पर हमला किया था, उसको गलती से चला दिया गया कि वो उदयपुर की घटना पर उन्होंने बोला। क्या ये किसी और पर चिपका सकते हैं? क्या नहीं चिपका सकते। वो पूरी तरह से झूठी खबर थी, वीडियो कहीं और का था, किसी और संदर्भ में आ गया। लेकिन जब वो ऐसी चीजें आपके साथ जुड़ने लगती हैं तो शिवसेना का भी संकट यही है कि वो भले बार बार कहे कि बाला साहब और उद्धव की शिवसेना एक है, लेकिन कमाल ये कि बाला साहब और उद्धव की शिवसेना उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हो गए। हिंदुत्व और जो सोनिया गांधी से चिट्ठी लिखवा कर लाए, उसमें सेक्युलर वैल्यूज सबसे ऊपर। ये फर्क शिवसैनिक को पीड़ा दे रहा है। इसमें मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जैसे आपने कहा राहुल किसी और पर नहीं चिपकता, तो इसके पीछे हम भी जानते हैं, आप भी बहुत अच्छे से बारीकी से चीज देखते हैं कि एक पूरा एक संगठित तौर पर एक्सरसाइज चलती है, जो एक्सरसाइज हमने देखा है कि राजनीति में आजकल साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल होता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, इस तरीके के व्हाट्सएप हो, इस तरह के मैसेजिंग हो। मैं आपसे यह समझना चाहता हूं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, शिवसेना की एक कोर वैल्यू थी। बाला साहब ठाकरे का वो बयान बार बार बताया जा रहा है कि मैं कांग्रेस के साथ कभी भी नहीं जाऊंगा, लेकिन अपने अंतिम कुछ इंटरव्यूज में उन्होंने ये बात भी कही कि बीजेपी अब वो नहीं रही, मैं उस बीजेपी के साथ भी नहीं जाना चाहता, मैं उसके साथ भी कंफर्टेबल नहीं हूं जो बीजेपी आज की बनी हुई है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या जो कोशिश थी आदित्य ठाकरे की एक नए जमाने के साथ अपने आप को बदलने की, पार्टी की थोड़ा रंग रूप बदलने की, वही सबसे बड़ा भारी पड़ी है इस पूरे, या पूरा कारण है इस पूरे विवाद का? देखिए, मुझे लगता है कि आप वो जड़ वाला सवाल पूछ रहे हैं, यही जड़ में है। और आदित्य ठाकरे अगर पार्टी बदलना चाहते थे नए जमाने के लिहाज से, या आपने बोला क्या कुछ? नहीं, आप बताइए। संजय जी बोलना चाहते हैं, आप पहले बोलिए, उसके बाद संजय जी की बात करूंगा। तो मैं कह रहा हूं कि यही मूल प्रश्न है कि जो शिवसेना है, जिसका महाराष्ट्र के बाहर लगभग ना के बराबर अस्तित्व है, वो शिवसेना महाराष्ट्र में कैसे व्यवहार करने जा रही। आदित्य ठाकरे नया चेहरा थे। दो चीजें हो सकती थी। पहली बात तो ये कि उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं आते, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही उप मुख्यमंत्री के तौर पर आदित्य ठाकरे आते, और आदित्य ठाकरे अपने काम से, अपने मंत्रालय से, अपनी पार्टी के व्यवहार से महाराष्ट्र में ये खड़ा करते कि देखिए शिवसेना कैसी है। दूसरा तरीका हो सकता था कि आदित्य ठाकरे को पार्टी की कमान देते, पार्टी में आगे बढ़ाते, लेकिन अपने ही मंत्रिमंडल में मंत्री न बनाते उद्धव। ये दोनों चीजें शिवसेना कार्यकर्ताओं को ये बताने लगी कि बाला साहब वाला न व्यवहार है, न बाला साहब वाले तेवर हैं, न बाला साहब वाली शिवसेना है। ठीक है,